हेलो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि किसी भी एक सर्कुलर लूप के सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, उसके लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी एक सर्कुलर लूप के सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही, फॉर एग्जाम्पल ये अगर मेरी सर्कुलर लूप है तो इसके सेंटर से जो एक एक्सिस पास हो रही, लेट्स से कि यहाँ पर कहीं पर आपका क्या एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इसके बारे में हमको क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना। तो यहाँ पर देखिए एक सर्कुलर लूप है हमारी जिसका रेडियस कितना है a, इसके सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P है जहां पर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे निकाली जाएगी मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको बर्ड-सेवर्ट लॉ यहां पर क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अब बर्ड-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मुझे सबसे पहला काम तो क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, एक लाइन एलिमेंट कंसीडर करना है। तो लेट्स से कि यहां पर एक लाइन एलिमेंट मैं ले लेता हूं AB, इसकी लेंथ कितनी है आपकी D है, ठीक है। फिर दूसरी स्टेप क्या होती है कि इस लाइन एलिमेंट को हम किससे ज्वाइन करते हैं, पॉइंट से, ठीक है। तो इस लाइन एलिमेंट को हमने किससे ज्वाइन किया, देखो पॉइंट से, ठीक है। यहां पर ये जो एंगल बनता है, ठीक है, लाइन एलिमेंट और इस लाइन के बीच का, उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। तो यहां पर देखिए थीटा कितना होगा, ये जो एंगल बन रहा है यहां पर क्या होगा आपका थीटा। थीटा कितना होगा 90 डिग्री। अब आप सब पूछेंगे सर 90 डिग्री कैसे, दिख तो रही है। इसको देखो ध्यान से समझिएगा, 3 डायमेंशनल काम हो रहा है यहाँ पर। ये अगर सर्कुलर लूप है, यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करूं तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है जिससे हमने इसको ज्वाइन किया है, ये क्या होगी, इस सर्कुलर लूप के ऊपर टेंजेंट, और टेंजेंट हमेशा क्या होता है 90 डिग्री पे। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल होगा, ये जो एंगल यहाँ पर बनेगा, ठीक है, वो कितना बनने वाला है आपका 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको हमने क्या बोलते हैं, फाई, ठीक। चलो इतना काम तो हुआ। अब हमको क्या करना है यहाँ पर कि इस मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी उसकी हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन। तो देखिए dB इज इक्वल टू कितना होता है आपका I म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को मैंने लिखा के I dN इंटू R कैप अपॉन में R स्क्वायर। सिंपल है, वेक्टर फॉर्म हो गया इसका। यहां पर आप ध्यान से समझिए कि ये जो dB है ना, ये क्या है, इसका रिजल्टेंट है। इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलता है, dB की डायरेक्शन कैसे मिलेगी, इस क्रॉस प्रोडक्ट से। और हमको पता है कि जब भी कोई दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, r कैप है, और ये वाला जो वेक्टर है वो आपका कितना है, dl है, ठीक है। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, वो इन दोनों से क्या होता है, परपेंडिकुलर। सिंपल, इन दोनों से क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर। तो साधारण शब्दों में अगर मैं कहूं तो आपका जो dB की डायरेक्शन होगी इस P पॉइंट के ऊपर, वो क्या होगी, वो होगी इस B से परपेंडिकुलर। ये जो लाइन इसको ज्वाइन कर रही है, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है आपका इस सेंटर पॉइंट से P को, ठीक है, इसको हमने बोला लेट्स से रेडियस r। तो ये जो r है ना, इससे जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये 90 डिग्री की डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर क्या बनाया, dB। यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो dB क्या होगा, इस r लाइन जॉइनिंग दी पॉइंट से हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री के ऊपर आपका dB लगने वाला है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर सेम यहाँ पर मैं क्या ले लूं, a डैश b डैश एक और कंपोनेंट लूं, इसको भी यहां से ज्वाइन करूं तो देखो डिस्टेंस दोनों केस में क्या होगी, सेम r ही होगी, ठीक है। ये एंगल भी कितना हो गया आपका फाई। सिंपल। तो इस पॉइंट पर इस वाले एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है, इस डायरेक्शन में। मतलब कि हम यहाँ पर अगर देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स लग रही है ना अलग अलग एलिमेंट्स की वजह से, वो सारी की सारी एक डायरेक्शन में नहीं लग रही है, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। तो अब अगर हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको एक सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करें, हम यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा दें, ठीक है। ध्यान से समझो इसको, यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब ध्यान से समझो इसको कि ये जो हमारी एक्स वाली लाइन थी और ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इसको हमने लेट कॉल दिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस और ये जो एक्स एक्सिस है, इन दोनों के बीच में देखो एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्लियर है। दूसरा ये जो हमारा r है और ये जो dB है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, और इन दोनों के बीच में अगर एंगल फाई है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा आपका फाई। सिंपल। यहां पर भी वही होगा, देखो ये लाइन और ये वाई एक्सिस दोनों के बीच एंगल 90, ये लाइन और ये dB डैश, इन दोनों के बीच एंगल कितना 90। तो इन दोनों के बीच अगर एंगल फाई है तो ये भी एंगल आपका कितना होगा यहाँ पर फाई, ठीक है। ध्यान से समझना इसको। अब ठीक है, अब देखिए ये एंगल अगर फाई है तो हम क्या करते हैं, इस dB को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दें। तो हमको पता है कि जिस डायरेक्शन में फाई एंगल बनेगा वहां पर इसका एक कंपोनेंट आएगा, वेक्टर रिजोल्यूशन हमने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर। तो यहां पर इसका एक कंपोनेंट आएगा आपका dB cos फाई। सिंपल। यहां पर एक कंपोनेंट आया dB cos फाई, यहां पर एक कंपोनेंट आएगा इसका क्या है, dB sin फाई, ठीक है। चलो लिख दिया हमने। फिर उसके बाद देखिए जो dB डैश है, इसका भी एक कंपोनेंट कहां आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। कौन सा, dB डैश, ठीक है, cos फाई, बिकॉज फाई एंगल यहां बन रहा है। और यहां पर क्या आने वाला है आपका dB डैश sin फाई। सिंपल। अब ये जो dB है और ये जो dB डैश है, दोनों
का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? देखिए सब कुछ सेम है इसके लिए। ये जो डिस्टेंस है ये सेम है, ये जो डिस्टेंस है ये सेम है, ये एक्स सेम है और ये फाई आपका क्या सेम है। यहाँ पर भी एंगल आपका कितना बन रहा है? देखो यहाँ पर भी एंगल आपका कितना बनने वाला है? 90 डिग्री। सब कुछ अब सेम है तो डीबी डैश और जो डीबी है दोनों की वैल्यू क्या है? यहाँ पर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? यहाँ पर इक्वल। सिंपल। तो हम कह सकते हैं कि जो डीबी डैश कॉस फाई है वो डीबी कॉस फाई के क्या होगा? बराबर। और दोनों देखिए अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्ट्स में इसको डिवाइड करूं तो हर पार्ट में डीबी कॉस फाई वाला जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डीबी कॉस फाई वाले कंपोनेंट सारे के सारे क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। और डीबी साइन फाई वाले जितने भी कंपोनेंट्स है वो सारे कहां आ जाएंगे? एक डायरेक्शन। मतलब कि अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट इस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा डीबी साइन फाई के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, डीबी के साइन वाले कंपोनेंट के ऊपर ही क्या करेगा? डिपेंड करेगा। तो देखिए व्हाइट-सेवर्ट लॉ अगर हम लोग लगाएं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dx sin थीटा अपॉन a स्क्वायर, बिकॉज़ इसका रेडियस कितना है यहाँ पर? सॉरी r स्क्वायर होगा यहाँ पर। ये r है ना अपना, तो ये वाली डिस्टेंस आती है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? आपका r का स्क्वायर और यहाँ पर भी कितना हो गया? r का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में r क्या होता है? आपका लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइन करती है पॉइंट को किससे? dl से। तो यहाँ पर कितना है? r, तो वहां पर भी कितना हो गया आपका? अब थीटा कितना होगा आपका? 90 डिग्री। थीटा कौन सा वाला थीटा है? थीटा ये वाला है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं किसी पॉइंट से इसके ऊपर एक टेंजेंट डालूं, मैं लाइन को ज्वाइन कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। तो जो टेंजेंट है ना ये क्या होगा? इस सर्कल से क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री के ऊपर। तो ये लाइन एलिमेंट के साथ क्या होगा? 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 90। साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, यहाँ पर पुट किया तो डीबी इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। अब अगर मुझे इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जितनी भी dB sin phi आएंगे, जितने भी dB sin phi आएंगे अलग अलग एलिमेंट की वजह से उन सबका सम। तो मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूं? B इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dB sin phi। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ dB sin phi का मतलब क्या है कि जितने भी dB sin phi आएंगे सभी का समेशन। सिंपल। अब देखिए यहां पर क्या हो गया? इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dB की वैल्यू पुट करी I अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है, dl अपॉन में इनटू में sin phi। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लीजिए। dl के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो dl l को छोड़ के बाकी सब अपन ने क्या कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बाहर लिया, I को अपन ने बाहर लिया, r स्क्वायर को अपन ने बाहर लिया, sin phi को हमने बाहर लिया। अंदर क्या बचा आपका? देखो इंटीग्रल ऑफ dl। अभी जो dl है ना, dl क्या है? dl यहाँ पर इसका सर्कमफेरेंस है, बिकॉज यहाँ पर देखिए dl हमारा क्या था? स्मॉल एलिमेंट था, तो dl का इंटीग्रेशन मतलब क्या? इसका सर्कमफेरेंस। और इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई a। 2 पाई a क्लियर है क्या? ठीक है ना, 2 पाई a यहाँ पर क्या हो गया? इसका सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया, लेकिन अभी तक हमारा इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। अभी हमको क्या करना है? यहाँ पर साइन फाई की वैल्यू को भी पुट करना है। साइन फाई की वैल्यू कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, ये आपको एक ट्रायंगल बन रहा है क्या? ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना? ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे अगर मैं साइन फाई लगाऊं तो साइन फाई इज इक्वल टू क्या होगा आपका? देखो साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? a अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर r। तो साइन फाई को हम लोग क्या लिखने वाले हैं? a बाय r। तो इस फॉर्मूले में हम लोग साइन फाई की वैल्यू को जरा पुट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई आई a, तो ये लिखा हमने 2 पाई आई a अपॉन में r का स्क्वायर इंटू साइन फाई की वैल्यू को पुट करा कितना? a बाय r। कितना हो गया आपका? ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2 पाई आई a इंटू a स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया? r का क्यूब। तो ये मेरे पास क्या आया? b का एक्सप्रेशन। ठीक, क्या इस r की वैल्यू को हम भी पुट कर सकते हैं? यहाँ पर बिल्कुल पुट कर सकते हैं। किसकी टर्म्स में पुट करना है हमको? इस x की टर्म्स में पुट करना है, क्योंकि ये जो x है ना, ये क्या है आपका? इस सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस। ठीक है, तो हमको इस एक्सिस पे डिस्टेंस हमको पहले से पता होगी, तो हमको r पहले से नहीं पता है। हमको क्या पता है? इसका रेडियस पता है, हमको इसका क्या पता है? x पता है। कि मुझे पता ना कि मुझे सेंटर से इतनी डिस्टेंस के ऊपर क्या निकालना है? फील्ड निकालना है। तो x पता है, a पता है, r नहीं पता। तो इस r की अगर मेरे को वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है तो देखो r की वैल्यू क्या होगी? कौन सा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है आपका? हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब कि r का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। देयरफॉर r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/2। ठीक है ना? अब यहां पर देखिए पुट करते हैं। ठीक है,
टफ तो नहीं जा रहा है, ये थोड़ा सिंपल सा है, सिर्फ डायग्राम समझना है आपको। डायग्राम एक बार समझ में आ गया तो बहुत ही आसानी से आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, आर का क्यूब है, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर क्या है आर का क्यूब, तो पावर कितनी हो गई 3/2। सो दिस इज माय फाइनल एक्सप्रेशन। ये क्या होगा मेरा यहाँ पर एक फाइनल एक्सप्रेशन होने वाला। तो किसी भी सर्कुलर लूप के लिए सेंटर से जो एक्सिस पास होती है, ठीक है, उस एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, ये होने वाला है हमारा। ठीक है, नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि कुछ हम स्पेशल केसेस देख लें। जो हम लोगों ने पिछला लेक्चर किया था उसके अंदर हमने सेंटर के ऊपर निकाला था, सेंटर के ऊपर हमने क्या निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस फॉर्मूले से हम लोग सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। सेंटर के ऊपर पॉइंट अगर लाई करेगा, इसका मतलब क्या होगा, देखो इस पॉइंट को अगर मैं शिफ्ट करते करते सेंटर पर ले आऊं तो x कितना हो जाएगा मेरा 0। तो सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, पॉइंट आपका कहां पर है, सेंटर के ऊपर है। तो x की वैल्यू को अगर मैं यहां पर 0 पुट करूं तो देखिए फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई आई a स्क्वायर अपॉन x को अगर 0 पुट किया तो ये कितना हो गया आपका a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की पावर 3/2 कितना होगा, a की पावर 3। a की पावर 2 से a की पावर 3 को कैंसिल किया तो बचेगा क्या, a। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई आई अपॉन में। देखिए यही तो एक्सप्रेशन हमारा निकला था ना, यही हमारा एक्सप्रेशन निकला था सेंटर के लिए। तो सेंटर के लिए अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो हम इसको निकाल कर और इसके अंदर भी स्पेशल केस में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड केस देखिए कि व्हेन x इज मच ग्रेटर देन a, x की वैल्यू अगर a से बहुत ज्यादा है, ठीक है, x इज मच ग्रेटर देन a, तो x स्क्वायर जो होगा ना वो a स्क्वायर से क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो नीचे वाली टर्म है यहां से a स्क्वायर को क्या कर दें, निगलेक्ट कर दें। तो अब ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, सिंपली x स्क्वायर, बिकॉज x की वैल्यू ऐसे क्या है, बहुत बड़ी है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये x का क्यूब। ये हमारा यहाँ पर क्या होगा एक्सप्रेशन। बट ये दोनों आपके क्या है, स्पेशल केसेस है, केसेस हमने लिए। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, एक बार और ध्यान से इसको देख लीजिएगा वीडियो को। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। देखिए डायग्राम का एक खेल होता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि वन डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू 1000 वर्ड्स। एक डायग्राम 1000 शब्दों के बराबर है। तो अगर आपको इसका डायग्राम समझ में आ गया ना ओवरऑल, तो आप यहाँ पर पूरा डेरिवेशन बहुत ही आसानी से कर देंगे। डायग्राम में हमने कुछ नहीं करा है, थोड़ा सा इसको इमेजिन करना है कि 3 डायमेंशनल चीजें हो रही है। ठीक है, ये आपका सर्कल है, इसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है, उस एक्सिस पर कहीं पर एक पॉइंट है। तो उस पॉइंट से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, क्योंकि हमको उस पॉइंट को ज्वाइन करना होता है किससे, लाइन एलिमेंट से। तो हमने इसको क्या बनाया, एक लाइन एलिमेंट है और इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, लाइन एलिमेंट। तो लाइन एलिमेंट से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, इसको हमने क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमको दिख रहा है कि ये जो लाइन एलिमेंट को जब हमने इस लाइन से ज्वाइन किया तो ये लाइन क्या है, इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट, और टेंजेंट का एंगल कितना होगा 90। तो थीटा कितना होगा आपका 90 डिग्री। और ये वाला जो एंगल इसका बन रहा है एक्सिस के साथ, इसको हमने क्या बोल दिया, फाई। जनरली बच्चे इस थीटा और फाई में कंफ्यूज कर देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो पहली चीज तो ये करना है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट है, जो लाइन पॉइंट को ज्वाइन कर रही है उससे 90 डिग्री पर होगी। तो हम देखो उससे 90 डिग्री के ऊपर क्या करा है, यहाँ पर डीबी को ड्रॉ किया है। ठीक है, उससे 90 डिग्री के ऊपर हमने क्या करा है, यहाँ पर डीबी को ड्रॉ किया। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे भी देखो तो फॉर एग्जांपल ये आपका एक्सिस है, इसमें ऐसा करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन को ऐसा लूं, ठीक है, करंट की अगर मेरी डायरेक्शन है तो ये जो आपका कर्व होगी ना, ये क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो उस पॉइंट पर आपको देखना पड़ेगा कि कर्व किधर जा रही है। तो आपको दिखेगा कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है उससे 90 डिग्री के ऊपर आपका जो कर्व है वो जाता हुआ दिखेगा। तो ये दो चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस डेरिवेशन को कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, एक बार और आप इसको देख सकते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ठीक है, और कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।